एक तरफ मिडल ईस्ट की सबसे पावरफुल मिलिट्री तो दूसरी तरफ ड्रोन्स, मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर। अगर ईरान और इसराइल का ये वॉर फुल स्केल हो गया तो क्या लगता है दुनिया वर्ल्ड वार 3 के करीब है? तो अब सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, क्या ये वॉर सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में है? क्योंकि लगता है इसमें अब अमेरिका, हिजबुल्ला, इसराइल और पूरी गल्फ स्टेट्स इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वॉर शुरू ही क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट इंडिया और अदर कंट्रीज़ पे क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं। 2026 में ये वॉर एकदम फुल स्केल पे एक्सप्लोड हुआ। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे मैसिव एयर स्ट्राइक्स की। सिर्फ 10-12 नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स हिट हुए। मिसाइल बेसिस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे भी टारगेट हिट हुए। इसराइल का कहना ये है कि ईरान छुप के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ईरान ने इसे डायरेक्ट एग्रेशन कहा और वापस से रिटेलिएट भी किया। हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसिस थे मिडल ईस्ट पे उनके ऊपर लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते पूरा रीजन एक वॉर जोन बन गया। ये वॉर सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं रहा, अब इसमें ईरान के एलाइज भी शामिल हो गए हैं। लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल के नॉर्दर्न साइड पे रॉकेट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं और फिर इसराइल ने भी साउदर्न लेबनान पर स्ट्राइक्स किए। अब सिचुएशन ऐसी है कि मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज़ इस टाइम एक टेंस सिचुएशन में। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन सब हाई अलर्ट पे। और जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर अगर कोई रीजन है तो वो मिडिल ईस्ट ही है। लेकिन इंडिया में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग, जिन्हें लोग अंधभक्तों के नाम से जानते हैं, वो खुला इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इसराइल टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रांग एक्शंस ले रहा है और साथ ही में ये कहना है उनका कि इंडिया को भी ऐसे ही स्ट्रांग एक्शंस लेने चाहिए। इसलिए कुछ लोग इसे गुड वर्सेस ईवल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉर सिर्फ आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिक्स का इशू नहीं होता, वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है और उसका असर फिर इंडिया जैसी कंट्रीज़ पर डायरेक्टली पड़ता है। अगर पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है। जैसे इंडिया अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से या फिर मिडिल ईस्ट से होके गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे डायरेक्टली पड़ता है। तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस हाई हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब ग्रोसरीज महंगी, फ्लाइट्स महंगी और डेली प्रोडक्ट्स भी महंगे। मतलब एक वॉर जो इंडिया से हज़ारों किलोमीटर्स दूर हो रहा है उसका बिल हम आम लोग भी पे करते हैं। एक वॉर का सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या होता है? सिविलियंस, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फैमिलीज़ को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और हर वॉर की तरह सबसे ज़्यादा सफ़र आम इंसान को करना पड़ता है। नो पॉलिटिशियंस, नो जनरल्स, जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। इसलिए मैं ये कहता हूँ एक वार को सिर्फ पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस लेंस से देखना ना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट हर कंट्री पे इक्वली पड़ता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या फिर इंडिया की इकोनॉमी। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा या फिर डिप्लोमेसी इसे रोक देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का मन हो तो भाई को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।